हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में, जो कि यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम इस यूनिट का फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जिसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। यह ऐसी कमेटी होती है जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि कोई पेशेंट आया, एडमिट हुआ, उसको ट्रीटमेंट चल रही थी, बट उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, किडनी का पेशेंट था, बट हॉस्पिटल में आने के बाद कुछ दिन तक रुका, उसके बाद में उसको कोई स्किन डिजीज हो गई, तो क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड इट्स मॉनिटरिंग, सर्विलांस, रिपोर्टिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ऐसी कमेटी होती है जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है कि हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करना, उनको कंट्रोल करना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना और उसको प्रॉपर निगरानी में रखना, सर्विलांस में, और उसको फिर रिपोर्ट करना। मान लो कोई इन्फेक्शन आ गया, किसी पेशेंट में रिपोर्ट हुआ, तो उसको फिर नोट करके रिपोर्ट करना, रिसर्च करना और लोगों को एजुकेट करना कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा है, तो इन्फेक्शन के रिलेटेड लोगों को एजुकेट करना। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये 1 मार्क्स में और फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछ भी सकता है। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है मेनली, उसको कंट्रोल करती है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है, अ हॉस्पिटल कैन अपॉइंट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू वर्क एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल फिजिशियन। हॉस्पिटल क्या करती है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, या जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उस हॉस्पिटल में, कोई एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, उसमें उसमें एक एवी पार्ट होता है जिसका इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, नर्स भी होती है, आईसीएन बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बोलते हैं उसको, वो भी अपॉइंट की जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, जो कि क्या करती है, जाके डेली रेगुलर राउंड करके लोगों के हर बेड साइड पे जाके पता लगाती है कि हाँ, किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हॉस्पिटल में आने के बाद, या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस चीज़ को मॉनिटर करना, फिर उसको रिपोर्ट करना के लिए बना। तो मेनली जो होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट या इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अपॉइंट करते हैं एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के जो मेन हेड होते हैं उनको। अब है इसकी ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई चीज अगर आ रही है तो उसको किसी न किसी उद्देश्य से आती है। तो पहला इसका उद्देश्य ये है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट। तो पहला क्या है इस कमेटी का, मान लो हॉस्पिटल में कोई कमेटी है, तो कोई मान लो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, तो उसका क्या है, कुछ गोल होगा कि किसी चीज को लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना, उसका गोल है। तो जैसे कि इसका पहला गोल है कि बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट को क्या करना, समझना कि हाँ, इन्फेक्शन का जो हो रहे हैं उसका रीजन क्या है, कहाँ से आ रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है, उस चीज को समझना, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल में आने के बाद जो पेशेंट को इन्फेक्शन हो उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो उसको समझना कि हाँ, इसका क्या कॉज है, क्यों हुआ है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उस चीज को समझना भी इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है कंपोनेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स। अब जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स है उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको समझना। उसके बाद में है, हाउ एन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब इसका एक रोल ये भी है, जो जितनी भी एंटीबायोटिक चल रहे हैं, एंटी फंगल चल रहे हैं, जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग चल रहे हैं, उन्हीं से ज़्यादा चांस रहता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होगा या रेसिस्टेंस होगा। तो उस चीज़ को क्या करना, समझना कि कैसे ये हो रहा है, कैसे जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उस चीज़ को समझना और उसको प्रिवेंट करना कि जो इंसिडेंस है रेसिस्टेंस के वो कम हो। तो ये है भी इसका एक ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरे पे हम लोग पढ़े हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब तीसरे स्लाइड में है कि कंपोजिशन। अब वो जो कमेटी है उसमें कौन कौन होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज अकेले कोई कर लेगा, तो उसमें एक टीम होती है जिसके आदमी उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग होती है प्रॉपर, डेली वार्ड राउंड होता है, वार्ड राउंड करने के बाद जो भी कुछ मिलता है डेली पर डे रिपोर्टिंग होती है।
तो जो कंपोजिशन है, पहला क्या है, चेयरपर्सन जो होता है हॉस्पिटल डायरेक्टर, जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है एज अ चेयरपर्सन वर्क करता है इस कमेटी में। दूसरा क्या है, अ चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, जैसे माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसका जो मेन हेड होगा वो होगा इसका। अ चीफ ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, अब तीसरे में है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी जैसे यूरोलॉजिस्ट हो गए, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए, जनरल मेडिसिन हो गए, पल्मोनरी फिजिशियंस हो गए, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके जो मेन हेड हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। चौथा है कि चीफ नर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, तो मेन जो सबसे हायर पोस्ट पे नर्स होगी वो, या तो जो अलग से अपॉइंट किया होगा हॉस्पिटल, आईसीएन जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, वो भी इसका मेंबर रहेगी। तो उसके बाद में हेड ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग डिपार्टमेंट, अब मेंटेनेंस या क्लीनिंग डिपार्टमेंट के भी एक लोग जो है वो भी इस कमेटी में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग डिपार्टमेंट, मान लो कोई गया, कोई राउंड पे गया तो वहां पे कुछ डस्ट है, कुछ गंदा चीज है या वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको क्या करना, क्लीन करना, तो उसके लिए भी एक हेड होना चाहिए उसमें क्लीनिंग डिपार्टमेंट का। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पार्ट है, इन्फेक्शियस पार्ट है, तो जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है उसका भी एक मेंबर होना चाहिए। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, तो जो स्टेराइल सप्लाई जहां से होता है उसका भी डायरेक्टर इस कमेटी का एक मेंबर रहेगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं फंक्शन पे। अब इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, आपकी बनी तो है हॉस्पिटल में, तो उसका मेन कार्य क्या है, किस चीज पे वो काम करेगी। तो पहला तो इसका बेसिक प्रोसेस ये हो गया कि टीम हमारी कंपोजिशन होकर टीम एक बन गई। अब टीम बन गई तो कुछ पर्सन होंगे जो डेली वार्ड राउंड करेंगे, राउंड पे जाएंगे, पेशेंट के बेड साइड जाएंगे, हर चीज पता लगाएंगे कि हाँ पेशेंट पहले कैसे आया था, अभी क्या हुआ, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कोई स्किन डिजीज हो गया, या कोई यूटीआई तो नहीं हो गया, किसी को से होता है मोस्ट कॉमन जैसे कॉटी, जो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वैप होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी, हर बेड साइड पे जाएगी, जो भी अपॉइंट होगा वो अपॉइंट होने के बाद हर जगह जाएगा, हर बेड साइड पे जाएगा, वहाँ पे पेशेंट से रिव्यू लेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या तो कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ है उसको मॉनिटर करेगा। तो डेली वार्ड राउंड पे जाएगा, हर बेड साइड पे जाएगा, हर जगह से रिव्यू कलेक्ट करेगा, फिर उस रिव्यू कलेक्टर को रिव्यू कलेक्ट करके फिर उसको सबमिट करेगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो क्यों हुआ है उसका फिर आरसीओ होगा, रूट कॉज एनालिसिस जिसको बोलते हैं, तो उस चीज को पता लगाएगा। तो अब आते हैं फंक्शन पे बाय वन। तो पहला फंक्शन है टू रिव्यू एंड अप्रूव द एनुअल प्लान फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इस कमेटी से कि हमारे हॉस्पिटल में एक प्लान बन गया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, डेली एक घंटा सुबह राउंड होगा, एक घंटा शाम में राउंड होगा, तो जैसे एक एनुअल प्लान बन गया और इतने मेंबर रहेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। उस जो प्लान बना है उसको क्या करना, पहले रिव्यू करना, और अगर सब कुछ सही है तो फिर उसको अप्रूव करना। फिर दूसरा पॉइंट है टू रिव्यू एंड अप्रूव द इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज। अब जो भी पॉलिसी बनी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉलिसी को भी रिव्यू करना और फिर अप्रूवल देना अगर सब कुछ सही है तो। तीसरा पॉइंट है टू सपोर्ट द आईसी टीम, आईसी मींस इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज टू एड्रेस प्रॉब्लम एज आइडेंटिफाइड। अब जैसे कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उनको सपोर्ट करना, तो जहां से प्रॉब्लम हमारे आ रहे हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करना, इन सब चीजों में भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। उसके बाद में है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सप्लाईज। अब जितने भी सप्लाईज, मतलब जो भी चीज़ों की ज़रूरत है इस इन्फेक्शन कंट्रोल में, उस चीज़ों को क्या करना, हमेशा क्या अवेलेबल करना भी इसका एक फंक्शन है, इसका एक गोल है कि जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को भी हमेशा अवेलेबल करना, दावा करना कि हमारा जितना भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो चीज़ हमेशा अवेलेबल रहेंगी, ये भी इसका एक फंक्शन है। उसके बाद में टू रिव्यू एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस डाटा एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंटरवेंशन। अब जैसे किसी चीज पे रिव्यू हुआ कि हाँ कोई डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज पे, इस डिजीज का अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको कौन सा मेनली इन्फेक्शन हो रहा है, या हॉस्पिटल में आने के बाद कोई सर्वे हुआ है कि ये वाला वैप हो गया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मान लो कि ये हॉस्पिटल में आने के ये मोस्ट कॉमन है, जैसे कि एक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है, उस डेटा को क्या करना, रिव्यू करना, देखना कि हाँ किस पैटर्न से कैसे हो रहा है लोगों को, और उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे हमको सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे चीज़ों को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, कहाँ पे चीज़ें हमारी लैग कर रही है, कहाँ पे हमारा कंप्लायंस नहीं आ रहा है, उन सब चीज़ों को देखना, निगरानी में रखना, फिर उसको सजेशन देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सेस एंड प्रोमोट इम्प्रूव प्रैक्टिस एट ऑल लेवल टू ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज।
अब जहाँ पे जो भी प्रैक्टिस चल रही है हमारे हॉस्पिटल में, किसी भी लेवल की अगर प्रैक्टिस है उसको एक्सेस करना और उसको फिर बढ़ावा देना कि हाँ जैसे जो टीम हमारी काम कर रही है वो अच्छे से काम कर रही है, उस चीज़ को फिर क्या करना, एक्सेस करके फिर उसको प्रमोट करना भी इसका एक काम है। फिर है 7 पॉइंट, टू इंश्योर एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। अब जैसे कि अब नए नए कोई स्टाफ है, 3 स्टाफ पुराने थे, 5 स्टाफ नए आए, तो उन ऐसे स्टाफ से उन स्टाफ को क्या करना है, ट्रेनिंग देना रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल के, कि हाँ क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे हैंड हाइजीन, जैसे हाथ धुलना है, हैंड हाइजीन के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो प्रॉपर हैंड हाइजीन के स्टेप बताना। जैसे कि नर्सिंग स्टेशन होते हैं हर जगह, जब फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, कहीं भी है, तो वहाँ जाके लोगों को ट्रेन करना कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल में जो जो भी पैरामीटर्स आते हैं उन पैरामीटर से कैसे हम निपट सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे रिगार्डिंग लोगों को ट्रेनिंग देना। फिर 8 पॉइंट है, टू रिव्यू रिस्क एसोसिएटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू डिवाइसेस प्रायर टू देयर अप्रूवल फॉर यूज। अब जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी है, नया कोई डिवाइस आया हॉस्पिटल में या नया कोई चीज़ें इन्वेंट हुआ, तो उसको पहले रिव्यू करना। रिव्यू इसलिए करना कि अगर रिव्यू करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ मतलब मेन इससे पॉसिबल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, उन रिस्क को क्या करना, रिव्यू करना। अगर सब कुछ सही है, बेनिफिट रिस्क रेशियो अगर सही आ रहा है, तो उसको फिर अप्रूवल देना कि हाँ हम लोग इसको अपने हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, तो भी एक इसका एक काम है। फिर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, उसी में सिलेबस में पॉइंट मेंशन किया है कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जैसे इसमें आते हैं एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स मेनली, तो इन सबको जो रेसिस्टेंस हो रही है, लोगों में काम नहीं कर रही है, खाने के बाद रेसिस्ट हो जा रही है, दवा चल रही है, लोगों में इफेक्ट नहीं आ रहा है, उन चीज़ों को प्रिवेंट करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, फार्मासिस्ट क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या अपने उसमें एक भूमिका निभा सकता है कि जो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है वो ना हो। तो पहला है यहाँ पे लिखा है, Pharmacist responsibilities for antimicrobial stewardship and infection prevention and control include promoting the optimal use of antimicrobial agents, reducing the transmission of infection, and educating health professionals, patients and publics. तो पहला इसका काम है, जो एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम चलता है और हॉस्पिटल में, उसमें फार्मासिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल ले सकता है। जैसे कि इसमें रिपोर्ट करते हैं हम लोग, कौन सी ड्रग चल रही थी, कौन सी ड्रग डी एस्केलेट हुई, कौन सी ड्रग एस्केलेट हुआ, तो इसमें डेली वार्ड राउंड होता है, उसके बिहाफ पे कल्चर रिपोर्ट सेंड किया जाता है, उसके बिहाफ पे एस्केलेशन डी एस्केलेशन किया जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम में मेनली ये देखा जाता है कि जो हमारी एंटीबायोटिक चल रही है तो क्यों चल रही है, किस बिहाफ पे चल रही है, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्या है, तो उन सब चीज़ों में भी फार्मासिस्ट अपना एक इम्पोर्टेंट रोल दिखा सकता है। फिर है कि इंक्लूड प्रोमोटिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से यूज करना भी प्रोमोट कर सकता है कौन, फार्मासिस्ट। क्योंकि फार्मासिस्ट जो मेन होता है, जैसे ऑडिट कर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं मेनली, जैसे जो मीडियम हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल या NABH हॉस्पिटल, NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल होते हैं, JCI एक्रीडेटेड हॉस्पिटल होते हैं, उसमें मेनली क्लिनिकल फार्मासिस्ट रखा जाता है मेनली इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि जो हमारे जो रेसिस्टेंस हो रहे हैं उससे रेसिस्टेंस कम हो। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से और यूज़ करवा के भी हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, एक दूसरे से फैल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उस चीज़ को भी हम कम करना भी फार्मासिस्ट का एक रोल है। एजुकेटिंग हेल्थ प्रोफेशनल, पेशेंट एंड पब्लिक, जो भी जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं या पेशेंट को या पब्लिक हैं, उन सबको एजुकेशन, पब्लिक से एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, कैंपिंग के थ्रू इन सब चीज़ों से हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उससे भी हम लोग जो रेसिस्टेंस हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट पे वन बाय वन, प्रोमोटिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। जैसे कि पहला क्या है कि जैसे दवा पेशेंट को चल रहा है, पेशेंट के पास प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो जाके डेली ऑडिट करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अगर उसको कहीं प्रॉब्लम लग रही है, डोज में चेंजेस लग रहा है या कल्चर के बिहाफ पे डोज रीएस्केलेट नहीं किया गया, एस्केलेशन डी एस्केलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को फार्मासिस्ट नोट करेगा, जहाँ पे ज़रूरत हो फिर लोगों से बात करेगा कि हाँ क्यों चल रही है दवा, कैसे चल रही है, उन सब चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से सर्विलांस मॉनिटरिंग करेंगे तो जिससे हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल या प्रॉपर यूज होगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। दूसरा है रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि जो इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल रहा है उसको भी कंट्रोल करने में भी फार्मासिस्ट का रोल रहेगा, जैसे लोगों को अवेयर करके
एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट एंड द पब्लिक, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या पेशेंट है या पब्लिक है उनको अवेयर करके भी हम लोग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है उससे बचा सकते हैं कि हाँ कि जब जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक्स लिया जाए, बिना मतलब का एंटीबायोटिक्स ना लिया जाए। अगर एंटीबायोटिक्स चल रही है हॉस्पिटल में तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ चले, ऐसे नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक किसी को भी दे दिए हैं। फोर्थ पॉइंट है बाय प्रिवेंटिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है जैसे कि मैंने पहले बताया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि कुछ होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि किसी के लापरवाही की वजह से जैसे वो इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया, आया था दूसरी चीज के ट्रीटमेंट के लिए बट उसको दूसरा इन्फेक्शन हो गया। वो ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना भी फार्मासिस्ट का एक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स कंजप्शन। अब जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, अगर एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करना कि हाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका देखना कि हाँ जो, और प्लस उसका हर चीज देखना कि कहीं जो लिखी गई है वही चीज पेशेंट को मिल रहा है, तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करके। सिक्स पॉइंट है बाय ऑडिट ऑफ लोकल प्रैक्टिसेस। अब जैसे जो प्रैक्टिस जो हमारे दवा चल रही है उनको ऑडिट करना देखना। फिर है 7 पॉइंट बाय डिस्पेंसिंग एंटीबायोटिक्स इन सेफ एंड रेशनल मैनर्स। अब जैसे जो एंटीबायोटिक पेशेंट के पास, जैसे पेशेंट लेने गया फार्मासिस्ट के पास या तो उसको इंडेंटिंग करके नर्सिंग स्टेशन से ऑर्डर गया फार्मासिस्ट में, तो जो ऑर्डर गया है उसको सही तरीके से वो डिस्पेंस करे और रेशनल मैनर में, मतलब हर चीज राइट तरीके से वो डिस्पेंस करे फार्मासिस्ट। अब कोई दूसरा एंटीबायोटिक आया था, फार्मासिस्ट अपने मन से क्या दूसरा एंटीबायोटिक दे दिया, तो ये सेफ और रेशनल मैनर नहीं होगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए भी जब भी डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट करे तो एकदम सेफ और प्रॉपर तरीके से करे, वो भी हमारा एक पॉइंट है जो कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस होने से बचाएगा। फिर 8th पॉइंट है प्रीव्यूइंग इंडिविजुअल पेशेंट एंटीमाइक्रोबियल रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे कि अब देखना कि किस किस पेशेंट को मान लो जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, जिसको नहीं जरूरत है उसको फिजिशियन से बात करके उसका बंद कराना, उसको रिव्यू करना, देखना कि हाँ जो पहले किसी को चल रहा था तो अब जरूरत है कि नहीं, 3 दिन चला तो अब जरूरत है कि नहीं, अगर जरूरत है तो चलेगा, अगर नहीं जरूरत है तो उसको फिर स्टॉप करवाना भी इसका एक फार्मासिस्ट का एक रोल हो सकता है। फिर 9th पॉइंट है ऑफरिंग गाइडेंस ऑफ डोजेज प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। अब जैसे कि गाइड देना, जैसे कि कौन सा रोड, कौन सा डोज सही है, उसका प्रिपेयर किस चीज में करना, कैसे प्रिपरेशन करना है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखना लोगों को। फिर जैसे नर्सिंग स्टाफ उसको नहीं पता तो उसको गाइड करना, इन सब चीज़ों से भी हम एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को बचा सकते हैं। इट्स ऑल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। थैंक यू।